हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई में ही होगा। उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आ चुका है। आप लोग फॉर्म भर दीजिए और तैयारी करते रहिए। देखिए, तैयारी का कोई समय नहीं होता है कि अब हम इतने दिनों बाद करेंगे, नहीं। आपको कंटिन्यू तैयारी करना है, लगातार मेहनत करना है अगर आपको अच्छा स्कोर ले आना है। तो ज्योग्राफी जो क्लास 7th की चल रही है उसमें आज अंतिम चैप्टर है, चैप्टर 7, रेगिस्तान में जीवन। आप अपने साथ एक कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा। जो भी चीज़ें मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगी उनको अपने नोट्स में रख लीजिएगा, उन्हीं को बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक पहुँचाइएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं, मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों को उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन जीना बहुत कठिन होता है। आज हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें कुछ स्थान आग की तरह गर्म, कुछ बर्फ की तरह ठंडे विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति, चरम तापमान। तापमान के आधार पर रेगिस्तान ठंडे या गर्म हो सकते हैं। इन स्थानों में कहीं भी थोड़े बहुत जल उपलब्ध होता है। लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। रेगिस्तान क्या है? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। चलिए बात करते हैं गर्म रेगिस्तान, सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला है। तो ये कहाँ है? ये है आपका उत्तर अफ्रीका में। पूछता है सहारा कहाँ है? ठीक है, सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कितने देशों से घिरा है? 11 देशों से ये क्या हुआ है? घिरा हुआ है, याद रखिएगा। ये देश हैं। अब ये भी पूछता है, अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मौरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीसिया है, पश्चिमी सहारा है। पूछता है तो नोट कर लीजिएगा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत रेत का दृश्य उभरता होगा ऐसे, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, वरन बजरी के मैदान के और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 250 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। देखिए ये वाला हिस्सा कितना ऊंचा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल सहारा रेगिस्तान एक समय से पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ, मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, पेड़, पशु, बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। तो जलवायु परिवर्तन किसी को भी बदल सकता है, और ये इसका इतना बड़ा क्षेत्र है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये 11 देशों को भी दिखाया गया है। ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा यहाँ से ऐसे गुजर रही है, ये भी ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। कहाँ? अल्जीरिया के क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में है। कहाँ? त्रिपोली में सबसे ज़्यादा तापमान। जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। आकाश बादल रहित निर्मल होता है। नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाता है। रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इस ताप का विकिरण, चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। तापमान गिर के हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वनस्पति जात और प्राणी जात, सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं।
कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे और हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। चलिए, ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, भिक्षु, सांप की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियों की भी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपको मरुस्थान दिखाया गया है। लोग, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं जो विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेंट, ऊंट, घोड़े पशुधन को पालते हैं और जो पशुओं से इनको दूध मिलता है, इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए करते हैं। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। चलिए, सहारा में मरुद्यान मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सिम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, ये आपसे पूछता है, पहले इसको जान लेते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वह मरुद्यान बनाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफी लालेट मरुद्यान ऐसा एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला पूछा जा सकता है। चलिए, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंची कांच की खिड़कियाँ वाले भवन, ऊँटों के प्राचीन मार्ग स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए गए। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं जहाँ वे तेल गैस के कार्यों में क्या ढूंढ रहे हैं, नौकरी। चलिए, बात करते हैं लद्दाख। 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से द्रास लद्दाख में स्थित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी, दक्षिण में जास्कर पर्वत। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ घाटियों एवं गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं जैसे ग्रेंगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल शुष्क है। इस ऊंचाई पर वायु पतली परत होती है। सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस करती। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है एवं रात में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि क्षेत्र में आता है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है इमेज में आपका लद्दाख। चलिए दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सियाचिन हिमनद है, इंडस नदी है, ठीक है, शालोक नदी है, लद्दाख श्रेणी है, कारगिल है, गिलगित है, श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। है मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यहाँ वर्षा होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलने वाले सूर्य के ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपकी पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक समय की उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। लद्दाख को खा पाचान भी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पूछता है खा पाचान किसे कहा जाता है। वनस्पति एवं प्राणी जगत यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी पहाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत एवं फ्लावर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी
एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रिस्टॉर्ट, तिब्बती स्नेकॉक, रैवन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। इसका शिकार शाहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, याद रखिएगा। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है ना, सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। लोग, क्या आप लद्दाख में तिब्बत मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिक्से, से, लामेरू। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों को अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी हैं। वे केवल घर के खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकान भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग भली भांति जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह की जो लेह को जो जिला दर्रा से जोड़ते हुए जम्मू कश्मीर कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? चलिए ठीक है, आगे यह है मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगालाचाला और टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। बर्फ़ से मार्ग इसके मार्ग से जो बर्फ़ पड़ी रहती है उसको हटाया जाता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदान, हिमनद की सैर, उत्सव अनुष्ठानों को देख यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षक होते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे साधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इसका उपयोग करते और कुछ व्यर्थ नहीं करते। इस प्रकार आपका ये कंप्लीट होता है और बहुत ही जल्द आपको इस ज्योग्राफी की महामैराथन भी देखने को मिलेगी और वो महामैराथन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगी कि एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।